मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसे हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक्स। देखो प्रोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेटिक्स का मतलब है, देखो प्रोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट। प्रो का मतलब क्या है, जो मूवमेंट को स्टिमुलेट करें, जो मूवमेंट के साथ चले। तो ये वो ड्रग्स हैं जो मूवमेंट को स्टिमुलेट करेंगे। किसके मूवमेंट को? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, राइट। तो ये जो मूवमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्रेनियो कॉर्डल डायरेक्शन में। भाई जब आप खाना खाते हैं तो कैसे जाता है? ऊपर की तरफ थोड़ी ना आता है, वो नीचे की तरफ जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्रेनियो कॉर्डल डायरेक्शन। सो प्रो काइनेटिक्स, इनका मतलब क्या है? प्रो काइनेटिक्स आर ड्रग्स that increase contraction. These are drugs that increase contraction of GIT in craniocaudal direction. सो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ इसी डायरेक्शन में जो जीआईटी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे उसे हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक्स। अब देखो इनके यूजेस हालांकि बहुत सारे हैं अलग अलग, पर यहाँ पे जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं प्रोकाइनेटिक्स में, एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है 5-HT4 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब आपको पता है, एगोनिस्ट का मतलब ये, एगोनिस्ट का मतलब ये होता है स्टिमुलेटर्स। तो 5-HT4 एगोनिस्ट क्या करेंगे? 5-HT4 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। कहाँ पर? आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ड्रग्स कौन से हैं? तो पहले आपको ड्रग्स का नाम पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो कुछ पुराने ड्रग्स हैं जैसे कि सीजाप्राइड और टेगासेरोड। तो पहले मैं इन पुराने ड्रग्स की बात करता हूँ। तो ये जो दो ड्रग्स हैं ये आपके पुराने ड्रग्स हैं, और क्योंकि एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट करते हैं दैट इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो ईसीजी में क्यूटी को बढ़ाते हैं जिससे फेटल कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, टॉर्साडिस। और इसीलिए आज की डेट पे ये जो ड्रग्स हैं ये बैंड हैं, ये यूज़ नहीं होते, राइट। तो जो ड्रग्स आज की डेट पे यूज़ होते हैं दोज आर ड्रग्स लाइक मोसाप्राइड एंड प्रूकैलोप्राइड। तो ये जो दो ड्रग्स हैं आज की डेट पे यूज़ होते हैं, मोसाप्राइड, प्रूकैलोप्राइड। अब आप खुद सोचो, कोई ड्रग है जो जीआईटी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, कहाँ यूज़ करूँगा? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। अगर जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, कॉन्स्टिपेशन में या डायरिया में। आप बताइए कहाँ यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन में। तो मूवमेंट को बढ़ाएंगे तो जो फीसिस है, स्टूल है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एक इनका यूज़ है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में, दूसरा एक यूज़ है इनका गैस्ट्रोपैरासिस में। गैस्ट्रोपैरासिस में होता है गैस्ट्रोमैक, जो आपका स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, राइट, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। तीसरा, दे आर ऑल्सो यूज इन GERD। तो गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता क्या है? देखो GERD में होता क्या है, ये आपका इजोफेगस है, ये आपका स्टमक है। तो इजोफेगस है, ये स्टमक है। तो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या है? ऐसा होना चाहिए, इजोफेगस से होते हुए स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और आगे डुओडेनम में जो भी फूड है आगे की तरफ जाना चाहिए। GERD में होता क्या है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है उल्टी दिशा में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स। मतलब जो आपका खाना है और जो एसिड है वो ऊपर की तरफ जाता है, राइट। तो वहाँ पे मैं इनको क्यों दूंगा? इनको मैं इसलिए दूंगा ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन को किस तरफ ले जाए? क्रेनियो कॉर्डल डायरेक्शन में। तो GERD में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप प्रोकाइनेटिक्स यूज़ कर सकते हैं GERD में, राइट। तो और कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो एक इनका इंपॉर्टेंट यूज़ है GERD में, और ये जो ड्रग्स हैं इनका जो साइड इफेक्ट है वो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ चौंकने वाली बात नहीं है कि जो ड्रग कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा वो डायरिया करेगा, और जब आपके इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा, राइट। प्लस ये कुछ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट जैसे कि हेडेक, इंसोमनिया, तो रात को नींद नहीं आती, सर दर्द होता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो आपको इनके साथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए नर्सिंग एग्जाम के लिए याद रखना, ड्रग्स का नाम, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे सवाल आपको कैसे आएंगे? फॉर एग्जांपल आपको देंगे सीजाप्राइड कहाँ यूज़ होता है, राइट। तो इनमें से कोई आपका ऑप्शन में होगा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोपैरासिस, GERD। आपको पता होना चाहिए कि सीजाप्राइड ये, और या फिर सॉरी सीजाप्राइड तो नहीं, यहाँ पे मोसाप्राइड या प्रोकैलोप्राइड आपको पूछेंगे, बिकॉज ये ड्रग्स तो बैन हो चुके हैं, राइट। ये ड्रग्स तो बैन हो चुके हैं, तो जो क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर, तो आपको पूछेंगे मोसाप्राइड या प्रोकैलोप्राइड कहाँ यूज़ होता है, तो ये आपके आंसर होंगे। तो पहला क्लास हमने देखा जिसे हम कहते हैं 5-HT4 एगोनिस्ट। अब दोस्तों दूसरे क्लास की बात करते हैं। दूसरा जो क्लास है उसे हम कहते हैं D2 एंटागोनिस्ट। और देखो D2 एंटागोनिस्ट में जब आप D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा GIT का, क्योंकि D2 को ब्लॉक करने से एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ जाता है आपके इंटेस्टिन में, और आपको पता है एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। तो D2 ब्लॉकर में दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, एक ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड और दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका डोमपेरिडोन।
तो दो ड्रग आपने याद रखने हैं जो कि प्रो काइनेटिक्स है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। अब देखो मेटोक्लोप्रोमाइड ये कहाँ यूज़ होगा, तो एक चीज़ आपको समझना है कि जो D2 रिसेप्टर्स हैं ये आपके GIT में भी हैं और D2 रिसेप्टर्स आपके CTZ एरिया में भी हैं, राइट। तो जब भी मैं GIT में ब्लॉक करता हूँ तो जो इफेक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक। CTZ एरिया में जब मैं ब्लॉक करता हूँ तो जो इफेक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं एंटी इमेटिक। तो नोजिया वॉमिटिंग में भी यूज़ होता है और एक प्रोकाइनेटिक के तौर पे भी दो इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो एंटी इमेटिक में फिर से मैं दोहराऊंगा इन ड्रग्स को। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मेटोक्लोप्रोमाइड के दो प्रकार के यूजेस हैं और डोमपेरिडोन के भी। तो पहला यूज़ अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोकाइनेटिक यूज़, मतलब जहाँ पे GIT के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, तो कहाँ यूज़ होंगे ये, तो ये यूज़ होंगे आपके, यूज़ हो सकते हैं GERD में यूज़ हो सकते हैं और गैस्ट्रोपैरासिस में यूज़ हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, GERD गैस्ट्रोपैरासिस यहाँ यूज़ हो सकते हैं। दूसरा एंटी इमेटिक के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो एंटी इमेटिक के तौर पे इनको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। और दोस्तों ये याद रखना कि यहाँ पे सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होता है। कीमोथेरेपी मतलब ये जो ड्रग है ये कहाँ यूज़ होता है, सीवियर नोजिया वॉमिटिंग। और सीवियर नोजिया वॉमिटिंग आपको देखने को कहाँ मिलता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया और वॉमिटिंग में। दूसरी तरफ अगर मैं डोमपेरिडोन की बात करूँ तो इसका जो यूज़ है ये GERD में यूज़ होता है, गैस्ट्रोपैरासिस में यूज़ नहीं होता। इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। और दोस्तों ये याद रखना कि यहाँ पे सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होता है। कीमोथेरेपी मतलब ये जो ड्रग है ये कहाँ यूज़ होता है, सीवियर नोजिया वॉमिटिंग। और सीवियर नोजिया वॉमिटिंग आपको देखने को कहाँ मिलता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया और वॉमिटिंग में। दूसरी तरफ अगर मैं डोमपेरिडोन की बात करूँ तो इसका जो यूज़ है ये GERD में यूज़ होता है, गैस्ट्रोपैरासिस में यूज़ नहीं होता। बिकॉज डोमपेरिडोन के बारे में एक चीज़ आप याद रखना, ये लेस पोटेंट, मतलब प्रो काइनेटिक के तौर पे और एंटी इमेटिक के तौर पे मेटोक्लोप्रोमाइड के मुकाबले ये कम काम करता है, राइट। तो ये GERD में यूज़ होता है। और यहाँ पे अगर हम यूज़ की बात करें एंटी इमेटिक वाले, तो यहाँ पे ये एंटी इमेटिक के तौर पे यूज़ होता है पर माइल्ड टू मॉडरेट नोजिया वॉमिटिंग। तो ये सीवियर में काम करता है, ये माइल्ड टू मॉडरेट में काम करता है क्योंकि उससे कम पोटेंट है। अब अगर हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें इनकी साइड इफेक्ट की, तो देखो ये जो ड्रग्स हैं D2 को ब्लॉक करेंगे और ये जो आपका ड्रग है मेटोक्लोप्रोमाइड, इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में एक डिफरेंस है। दूसरी तरफ अगर आप डोमपेरिडोन की बात करें तो इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये आपके ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। CTZ को ब्लॉक करते हैं बिकॉज CTZ एरिया ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर रहता है। तो जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ये एक साइड इफेक्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये एंटी साइकोटिक्स के साथ देखने को मिलता है और ये मैंने डिस्कस किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये EPS नहीं करते, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं दिखता। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव MCQ पॉइंट है कि कौन सा एंटी इमेटिक है या कौन सा प्रोकाइनेटिक है जो EPS कर सकता है। आपका आंसर क्या होगा, मेटोक्लोप्रोमाइड। सो दोस्तों प्रोकाइनेटिक में दो ड्रग्स हैं जो हमने डिस्कस करे। एक क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो 5-HT4 एगोनिस्ट है, दूसरा क्लास ऑफ ड्रग है जो D2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। अब हम बात करेंगे एक और क्लास ऑफ ड्रग्स की यहाँ पर प्रोकाइनेटिक्स के बाद, और वो जो क्लास है उसे हम कहते हैं एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स, तो देखो एंटी इमेटिक्स से पहले अपने को ये समझना चाहिए या समझना पड़ेगा कि इमेसिस होता कैसे, मतलब जो उल्टी आता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, होता क्यों है। देखो इमेसिस के पीछे जो मेन कारण है वो आपका ब्रेन है। और ब्रेन में दो सेंटर हैं आपके, राइट। एक है आपका वॉमिटिंग सेंटर, और इस वॉमिटिंग सेंटर पे आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे जैसे कि H1M1 हिस्टामिन और मास्करनिक सिस्टम से। और जो भी आपका वेस्टिबुलर apparatus है, जो भी आपका वेस्टिबुलर apparatus है, वहाँ से जो फीड है वो डायरेक्टली वॉमिटिंग सेंटर में जाता है। वेस्टिबुलर apparatus आपके कान में होता है, राइट।
तो वेस्टिबुलर अपैरेटस जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बनता है या स्टिमुलेशन होगा, जब आप मूवमेंट करेंगे, बस में जा रहे हैं, नैनीताल घूमने जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस में जो एंडोलिम्फ है वो हिलेगा और उसकी वजह से स्टिमुलेशन होगा किसकी, H1 और M1 की, और इसकी वजह से जो नोजिया वॉमिटिंग होता है उसे हम कहते हैं मोशन सिकनेस। तो एक कारण है नोजिया वॉमिटिंग होने का, वॉमिटिंग सेंटर में H1 M1 का स्टिमुलेट होना, H1 और M1 का स्टिमुलेट होना, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपके ब्रेन में एक और एरिया होता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है पर ब्रेन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज CTZ एरिया। और आपके CTZ एरिया में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको H1 रिसेप्टर मिलेगा, M1 रिसेप्टर मिलेगा, D2 रिसेप्टर मिलेगा, 5HT3 रिसेप्टर मिलेगा, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर मिलेगा। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं, और जब भी इन रिसेप्टर्स को आप स्टिमुलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन स्टिमुलेट करेगा, हिस्टामिन H1 को स्टिमुलेट करेगा, यहाँ पे कौन स्टिमुलेट करेगा, एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे कौन स्टिमुलेट करेगा, डोपामिन, यहाँ पे कौन स्टिमुलेट करेगा, सीरोटोनिन, और यहाँ पे जो लाइगेंड है उसे हम कहते हैं सब्सटेंस पी। तो जब भी आप इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो एंड इफेक्ट क्या होगा, इमेसिस होगा। एंड इफेक्ट इमेसिस मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या है, ये इमेटिक है भाई, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, इमेटिक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो जब डोपामिन, यहाँ पे कौन स्टिमुलेट करेगा, सीरोटोनिन, और यहाँ पे जो लाइगेंड है उसे हम कहते हैं सब्सटेंस पी। तो जब भी आप इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो एंड इफेक्ट क्या होगा, इमेसिस होगा। एंड इफेक्ट इमेसिस मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या है, ये इमेटिक है भाई, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, इमेटिक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इन रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं वो नोजिया वॉमिटिंग करा रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इमेटिक। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हम एक क्लास ऑफ ड्रग डिस्कस करेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स मतलब इमेटिक्स के उल्टा, मतलब ये यूज़ कहाँ पे होंगे, दे विल बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब दोस्तों आपको समझना यहाँ पर यह है कि अगर मुझे एंटी इमेटिक इफेक्ट लाना है, मतलब मुझे इस इमेटिक इफेक्ट को ब्लॉक करना है, मतलब इन्हीं रिसेप्टर्स को तो मैं ब्लॉक करूंगा, मतलब मैं H1 को ब्लॉक करूंगा, मास्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करूंगा, D2 को ब्लॉक करूंगा, 5HT3 को ब्लॉक करूंगा, न्यूरोकाइनिन 1 को ब्लॉक करूंगा, और उससे मुझे क्या मिलेगा, एंटी इमेटिक इफेक्ट, राइट। सो ये सारे ड्रग्स हम डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स, राइट। सो एंटी इमेटिक्स में पहला क्लास हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था यहाँ पे H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जिन्हें हम एंटी हिस्टामिनिक्स भी कहते हैं, तो ये जो एंटी हिस्टामिनिक्स हैं, यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि प्रोमेथाजिन। तो ये कहाँ यूज़ होता है, प्रोमेथाजिन यूज़ होता है मोशन सिकनेस में। तो जब आप मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से मोशन सिकनेस होता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोशन सिकनेस करास, तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं H1 ब्लॉकर। हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि डाइफेन, हाइड्रामीन और डाइमेन हाइड्रीनेट, ये कहाँ यूज़ हो सकते हैं, दीज कैन बी यूज इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोसिया एंड वॉमिटिंग। सो कैंसर की दवाई जब आप देंगे कीमोथेरेपी, उसकी वजह से जो नोसिया वॉमिटिंग होगा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्साइलामाइन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डॉक्साइलामाइन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, ये प्रेगनेंसी में होता है। तो प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग होता है प्रेगनेंसी में, उसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो ये डॉक्साइलामाइन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोमेथाजिन जो मोशन सिकनेस में यूज़ होता है, यहाँ पे ओरल टैबलेट के तौर पे देते हैं, और कब देते हैं यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, 1 आवर बिफोर ट्रैवल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अक्सर ये गलती होती है कि ये टैबलेट लोग कब खाते हैं, भाई जैसे बस में बैठे वैसा टैबलेट खाए तो काम करेगा नहीं। अब वो कम से कम 1 घंटे पहले खाना पड़ेगा ताकि ड्रग एब्जॉर्ब हो और जाके आपके H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे, तब जाकर वो काम करेगा, राइट। एक ड्रग है यहाँ पे मैक्लोजिन, ये यूज़ होता है सी सिकनेस में। एक ड्रग है यहाँ पे सिनारिजिन, और ये जो सिनारिजिन है ये यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्टाइगो, दैट इज सीन विद मीनियर्स डिजीज़। तो ये सारे बड़े सारे यूजेस हैं आपके पहले क्लास के एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के।
अब बात करेंगे हम ब्लॉकर्स जिन्हें हम देते हैं और कब देते हैं, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। 1 आवर करेंगे हम दूसरे क्लास ऑफ ड्रग। होता है ये प्रेगनेंसी में होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बस में बैठे वैसा टैबलेट का, तो एक ड्रग है यहाँ पे मैक्लोजीन, ये यूज़ होता है सी सिकनेस में। एक ड्रग है यहाँ पे सिनारिजीन, और ये जो सिनारिजीन है ये यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्टाइगो दैट इज सीन विद मीनियर्स डिजीज़। तो ये सारे बड़े सारे यूजेस हैं आपके पहले क्लास के एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के। अब बात करेंगे हम दूसरे क्लास ऑफ ड्रग की, M1 ब्लॉकर्स, या इनको आप एंटी कोलिनर्जिक्स कह लीजिए। देखो, एंटी कोलिनर्जिक्स में एक लौता ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्कोपोलामाइन और हायोसिन। तो ये जो स्कोपोलामाइन या हायोसिन ये एक ही ड्रग है, इसके अलग अलग नाम, राइट, अलग अलग नाम है बट काम एक है। तो स्कोपोलामाइन या हायोसिन, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। तो गैस ये याद रखना, ये मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस है, और इसके लिए जो रूट है वो ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे यूज़ किया जाता है। ट्रांसडर्मल पैच, जो पैच लगाते हैं, जी फार्मा में डिस्कस किया था मैंने, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई कब करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अप्लाइड एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स बिफोर ट्रैवल, मतलब जब पेशेंट को जाना है उससे 4 से 6 घंटे पहले। बिकॉज मैंने आपको बताया था जी फार्मा में जब भी आप लगाएंगे ड्रग एज अ पैच, बैंडेड की तरह लगाते हैं, तो वो ड्रग धीरे धीरे ऑब्जर्व होगा, तो धीरे धीरे प्लाज्मा में जाएगा, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, स्कोपोलामाइन। पर अगर आपको पूछते हैं कि मोशन सिकनेस में मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग कौन सा है, तो वो प्रोमेथाजिन होगा या एंटीहिस्टामिनिक्स होंगे। क्यों भाई, ये ओरल टैबलेट है, ये बहुत सस्ता है। पर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो ड्रग है आपका, ये पैच है, और जो पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो महंगे होते हैं, पैचेस आर कॉस्टली। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, सबसे इफेक्टिव है, हालांकि एंटीहिस्टामिनिक ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं D2 ब्लॉकर्स की। तो देखो, D2 ब्लॉकर्स में जो एंटी इमेटिक्स हैं वो हैं मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। तो मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ये 2 ड्रग्स हैं D2 ब्लॉकर्स में, और इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ डिस्कस किया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही, कहाँ पर डिस्कस किया था, प्रोकाइनेटिक्स। तो जो पहला टॉपिक डिस्कस किया मैंने अभी यहाँ पे प्रोकाइनेटिक्स का, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कहाँ यूज़ होते हैं नॉसिया वॉमिटिंग में। सो D2 ब्लॉकर में एक तो ये 2 ड्रग्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। D2 ब्लॉकर में कुछ और ड्रग्स भी आते हैं, जैसे कि D2 ब्लॉकर्स में इनके अलावा एंटी साइकोटिक्स भी यूज़ होते हैं। एंटी साइकोटिक्स जैसे कि ओलांजापिन हो गया, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन। तो ये जो एंटीसाइकोटिक्स हैं इनको आप कहाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर these are used for treatment of chemotherapy induced nausea and vomiting. These are used mostly for chemotherapy induced nausea and vomiting. So ये एंटीसाइकोटिक्स भी हम कई बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने देखा एक क्लास H1 ब्लॉकर, M1 ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर, राइट। अब हम चौथे क्लास की बात करेंगे। जो चौथा क्लास ऑफ ड्रग है ये है आपके 5-HT3 ब्लॉकर। तो जो 5-HT3 ब्लॉकर हैं, यहाँ पे ड्रग्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर ड्रग्स लाइक ओंडानसेट्रॉन, ग्रांडीसेट्रॉन, पैलोनोसेट्रॉन एंड टोपोसेट्रॉन। तो ये जो ड्रग्स हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, इन पर सबसे पहले आपको नाम पे सवाल आएगा
कि कौन सा एंटीएमेटिक है या 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, तो आप याद रखिएगा सेट्रॉन। कोई भी ड्रग अगर सेट्रॉन से एंड होगा तो वो 5-HT3 ब्लॉकर होगा। और इनका यूज़ क्या करते हैं? सो दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। सो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की वजह से अगर नोजिया वॉमिटिंग होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। दिस आर ऑल्सो यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग। सो ऑपरेशन के बाद जो नोजिया वॉमिटिंग होता है पेशेंट्स को ऑपरेशन की स्ट्रेस की वजह से, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस। तो प्रेगनेंसी में बताया था मैंने जो होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ यूज़ नहीं होते? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखना है, कहाँ यूज़ नहीं होते। दिस आर नॉट यूज्ड इन मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में दोस्तों ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था मोशन सिकनेस के पीछे 2 रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, H1 और M1। तो कोई ड्रग H1 और M1 पे अगर काम नहीं करेगा तो वो मोशन सिकनेस में इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। तो ये हैं आपके 5-HT3 एंटागोनिस्ट। इनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आप याद रखिएगा। दिस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एपोमॉर्फिन इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। तो एपोमॉर्फिन एक D2 एगोनिस्ट है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ होता है। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे नोजिया वॉमिटिंग होगा। उसमें ये जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है हालांकि बहुत इफेक्टिव है पर यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। तो इनको यूज़ करने से हाइपोटेंशन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, राइट। तो ये आपके 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम में सवाल आएगा, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मोस्टली आपका आंसर उसमें होगा ऑन्डानसेट्रोन, ज़्यादातर केसेस में, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस करा आपका चौथा क्लास, राइट। अब हम केसेस में, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस करा आपका चौथा क्लास, राइट। अब हम बात करेंगे 5वें क्लास की। तो 5-HT3 के बाद अब कौन सा रिसेप्टर बचा है? याद करो, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर। सो आई कैन ऑल्सो ब्लॉक न्यूरोकाइनिन 1 receptor by giving drugs like aprepitant, rolapitant and नेटुपिटेंट। तो ये जो ड्रग्स हैं aprepitant, rolapitant, नेटुपिटेंट, ये कहाँ यूज़ होते हैं? दिस आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। और इनको आप पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं। यहाँ पर आपके नर्सिंग एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो अप्रेपिटेंट पे सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट है या इनमें से कौन सा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग में यूज़ होता है। तो ये सारे जो ड्रग्स मैंने बताए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। एट लास्ट कुछ मिसलेनियस ड्रग देखते हैं। मिसलेनियस ड्रग्स में एक ड्रग है आपका डेक्सामेथासोन। एक ड्रग है डेक्सामेथासोन। ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग में। दूसरा ड्रग है कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ये एक क्लास है जहाँ पे 2 ड्रग्स हैं, ड्रोनाबिनॉल और नेबिलॉन। तो ये जो 2 ड्रग्स हैं कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ये एक क्लास है जहाँ पे 2 ड्रग्स हैं, ड्रोनाबिनॉल और नेबिलॉन। तो ये जो 2 ड्रग्स हैं दोस्तों इनका यूज़ वही है, दैट इज़ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। सो कीमोथेरेपी का मतलब होता है एंटी कैंसर ड्रग। तो जब भी आप एंटी कैंसर ड्रग देंगे किसी पेशेंट को तो उनमें बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं और उसके लिए हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इन ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट का। ये क्या करते हैं? हाइपोटेंशन करते हैं। हाइपोटेंशन करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशन मिल गया आपको। इन पेशेंट्स में आप क्या मॉनिटर करोगे? ये हाइपोटेंशन करेंगे, इस वजह से इन पेशेंट्स में क्या मॉनिटर करोगे? ब्लड प्रेशर, राइट। और मिसलेनियस में
एक और क्लास है जिसे हम कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, और बेंजोडाइजेपिन्स में ड्रग्स हैं जैसे कि डाइजेपाम और लोराजेपाम। तो इनको आप कहाँ यूज़ करते हैं? इनको हम यूज़ कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नौसिया एंड वॉमिटिंग। सो ऑपरेशन के बाद जो नौसिया वॉमिटिंग होता है उसको कम करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लगेगा भाई डाइजेपाम लोराजेपाम इनको देने से तो नींद आती है, तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे? तो देखो, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है नौसिया वॉमिटिंग का, भाई क्या होता है, आप कुछ गंदा चीज़ देख लेते हो तो आपको उल्टी आता है कि नहीं आता? तो वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको कम करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स को दिया जाता है। सो गाइज, इस सेक्शन में हमने 2 क्लास ऑफ ड्रग डिस्कस करे। एक को हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में, दूसरे को हम कहते हैं एंटीमेटिक्स जो यूज़ कहाँ पे होते हैं? नौसिया और वॉमिटिंग में।